Hello students, now today we have to discuss your remaining exercise 5.1 and now questions is question number 11. Find the multiplicative inverse of each of the following complex number given in the exercise 11 to 13. तो 11 से 13 तक आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा आपके पास। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू है, आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर हम बात करें तो सपोज दैट अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स कहलाता है वो कहलाता है z इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहलाता है, z इन्वर्स कहलाता है और z इन्वर्स की वैल्यू होती है 1/z। z इन्वर्स की वैल्यू क्या होती है 1/z। तो सपोज़ करें अगर हम z की वैल्यू की बात करें तो z की वैल्यू अगर हम x + y है तो यहाँ पर जब आप z की वैल्यू रखेंगे x + iy रख देंगे और फिर इसमें करेंगे इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, x - iy का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x - iy। यहाँ देखिए फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² और माइनस का b²। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x - y और ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा i² y² और i² की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x² + y²। अभी आप इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं तो x/x² + y² और -i ये हो जाएगा y/x² + का y²। या फिर आप इसको कर सकते हैं x/x² + y² और यहाँ पर अगर आप प्लस लेते हैं तो प्लस का i हमने यहाँ पर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा -y / x² + का y²। यानी जो भी हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप फाइंड आउट करेंगे उसको हम a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 4 - 3i। इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 - 3i, ये आपके पास z है, लेट z = 4 - 3i। जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास क्या लाएगा z इन्वर्स और ये वैल्यू हो जाएगी 1/z, दैट विल बी 1/4 - 3i। अभी हम क्या करेंगे, इसका हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 + 3i और जब आप इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर लेंगे तो 4 - 3i हमारे पास और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 4 + 3i का तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 + 3i और यहाँ पर जब आप करेंगे a - b तो ये हो जाएगा a² और माइनस में हो जाएगा b²। तो वैल्यू हमारे पास आएगी 4 + 3i डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और i का हो जाएगा i²। फिर आप जानते हैं कि i² की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, i² की वैल्यू -1 होती है, तो वैल्यू आ जाएगी 16 + का 9, तो 16 9 प्लस हमारे पास क्या होगा 25 हो जाएगा हमारे पास। अब आप इस वैल्यू को जब अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 4/25 और प्लस i और ये हो जाएगा 3/25। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये z = 4 - 3i, यानी ये 4 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास आ गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है। ये हमारे पास कह रहा है √5 और प्लस का 3i, तो ये आपके पास होमवर्क है, इसको आप लगा लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 13 नंबर। चलिए 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर में यहाँ पे क्या रहा है -i का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो चलिए अगर हम z की बात करें तो z हमारे पास -i है, तो यहाँ जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे यानी z इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा 1/z। 1/z का मतलब हो जाएगा माइनस का i, यहाँ पर i का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ देखिए i² हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो i² आपके पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी i² और i² की वैल्यू -1 तो वैल्यू आएगी 1। तो हमारे पास क्या आएगा i, इसको आप कर सकते हैं 0 + i, यानी -i का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो क्या होता है i होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि आपको a + ib के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ये देखिए आपके पास कोई वैल्यू हो a + ib के फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कह रहा है
यहाँ पे कह रहा है 3 + i√5, 3 + i√5, और यहाँ पर हमारे पास है 3 - i√5 डिवाइड बाई हमारे पास कह रहा है √3 + √2i, और फिर हमारे पास यहाँ पर कह रहा है माइनस में, और माइनस में हमारे पास वैल्यू दे रखी है √3 और माइनस का i√2। इसको हमें सॉल्व करना है और a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये देखिए a + b, a - b बन रहा है, तो ये हो जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस में i√5 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो √3 प्लस का √2i, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -√3 प्लस का i√2। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, √3 से √3 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा i²। अभी देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2√2i हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 9 और i² की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 9 + 5 डिवाइड बाई 2√2 और ये हो जाएगा i। तो 9 + 5 हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 2√2/i, देखिए 2 का इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 7/√2i। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले आप √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारे पास जाएगा 7√2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2i। अब यहाँ पे i को हमें यहाँ पे हटाना है यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा i का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे i हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2i², i का हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 75i डिवाइड बाई, सॉरी 75 नहीं है, 7√2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है 7√2i, और यहाँ पे i² की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आएगी -2। तो ये आपके पास क्या होगा 0 प्लस आप कह सकते हैं माइनस का 7√2/2, और यहाँ पे ये लिख दिया i। तो आप देखिए विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + ib। तो ये भी आपके पास क्या है a + ib के फॉर्म में है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया है। चलिए आगे हम लोग जो अगली एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ हम यहाँ पर कंडीशंस हैं उनकी ज़रा हम बात कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, जैसे आपके पास एक सममित संख्या है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर थी, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z = कहा था x + iy, ठीक है, x + iy कह लें या a + iy कह लें। तो सपोज दैट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए मैंने आपके एंगल्स के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था कोई भी एंगल्स अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो पॉजिटिव लिया जाता है, और जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो एंगल कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। यानी अगर एंगल को हम इस तरह से देख रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो वो जो आपके पास एंगल्स निकल करके आएगा वो आपके पास नेगेटिव लिया जाता है। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, तो अगर इस तरीके से देख रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन हो रही है हमारे पास, अगर एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन है तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज हमारे पास डायरेक्शन है तो हमारे पास जो एंगल्स देखे जाएंगे वो कैसे देखे जाएंगे, नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई वैल्यू है और ये अगर हम इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं तो ये जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव एंगल आएगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कोई एंगल है, तो यहाँ पर अगर कोई एंगल है इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एंगल यहाँ पर दिख रहा है, और जब आप ये एंगल देखते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एंगल्स होगा। और ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी अगर इस तरह से देख रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहीं पर इसके हम विपरीत वगैरह ऐसे चले जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर अल्फ़ा, तो ये क्या होगा, इस तरीके से देखेंगे तो ये माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान में रखेंगे, ठीक। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं, ये वैल्यू तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी, और लेकिन अगर हम इस वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल आपके पास नेगेटिव आएगा, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव शो करेगा और ये कैसे शो करेगा, एंगल को पॉजिटिव शो करेगा। फिर इसके बाद में अगर सपोज दैट यहाँ पर है तो ये भी एंगल इस तरह से देख रहे हैं, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ये भी एंगल क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से वैल्यू आपके पास आती हैं। तो अगर आपके पास डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख रहे हैं तो जो एंगल आपके पास लिया जाएगा वो कैसा लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो ये चीज़ आपके पास होती हैं। तो एंगल्स में हम पहले इनको डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखिए
अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सपोज दैट हमारे पास अगर कोई वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर हम इसका मान निकालते हैं, पहले देखिए हम इसे मॉडुलस की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास इसका मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस आपके पास क्या होता है, मॉडुलस होता है मॉड z, और ये क्या होता है रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मॉडुलस की बात करें मॉड z इज इक्वल टू ये होगा अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और प्लस में क्या होगा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो मॉड z इज इक्वल टू हमारे पास आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर आर्गूमेंट z की बात करेंगे। तो आर्गूमेंट z निकालने से पहले अगर हम यहाँ से अल्फ़ा निकाल लें, अल्फ़ा आपके पास एक्यूट एंगल होता है, तो एक्यूट एंगल अगर हम अल्फ़ा की बात करें, ठीक है, अगर हम लेट कर लें लेट अल्फ़ा बी द एक्यूट एंगल, लेट अल्फ़ा बी एक्यूट एंगल, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो लेते हैं tan इनवर्स मॉड में इमेजनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट। तो ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z, और अल्फ़ा भी द एक्यूट एंगल ऑफ क्या होता है z। तो z का एक्यूट एंगल हमारे पास क्या होगा अल्फ़ा है, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आती है ये आती है। यहाँ पर मॉड इसलिए लगाया तो कि हमें चूँकि यहाँ पर जो वैल्यू निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, एक्यूट निकाली जाती है। ठीक है, वो आपके पास क्या होती है 90 से लेस हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपके पास एक्यूट एंगल आएगा, और अगर एक्यूट एंगल हमारे पास है तो आर्गूमेंट z हमारे पास जो वैल्यू होती है, आर्गूमेंट z को अगर हम थीटा कहें, ठीक है ना, आर्गूमेंट z हमारे पास क्या है थीटा, आर्गूमेंट z हमारे पास क्या है थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है आर्गूमेंट z, और आर्गूमेंट z की जो वैल्यू होती है हमारे पास ये सब जगह अलग अलग होती है। ठीक है ना, किस तरीके से अलग अलग होती है, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो x और y है ये केसेस पर डिपेंड करता है। किस तरीके से केसेस डिपेंड करेगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, जो थीटा हमारे पास क्या होगा वो आर्गूमेंट z होगा। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या होगा आर्गूमेंट z होगा, और ये जो आर्गूमेंट z है सब जगह अलग अलग होगा। अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट ऑफ z, ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ z क्या हमारे पास, यहाँ पर क्वाड्रेंट ऑफ z है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है यहाँ पर हमारे पास है एंगल आर्गूमेंट z, ये हमारे पास वैल्यू है। तो देखिए अगर हम बात करें क्वाड्रेंट ऑफ z, हमारे पास अगर क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, अगर हमारे पास z कहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आप देख सकते हैं अगर हमारे पास z कहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू कैसी होती है प्लस प्लस टाइप की होती है, मतलब x भी ग्रेटर दैन 0 होगा और y भी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, मतलब x और y दोनों वैल्यू क्या होंगे 0 से ग्रेटर होंगे, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो इस पर आपके पास जो एंगल्स निकल के आता है वो आता है अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास है तो थीटा इज इक्वल टू यानी आर्गूमेंट z की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी अल्फ़ा। इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर ये आर्गूमेंट z क्वाड्रेंट z हमारे पास क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारे पास है तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आएगी, और यहाँ पर होता है माइनस प्लस। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है, यहाँ पे वैल्यू कैसी आती है, x की वैल्यू लेस दैन 0 होती है और y की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है। ये हमारे पास केसेस आते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि ये वैल्यू अगर अल्फ़ा है, तो ये यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास आती है पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी पाई माइनस का अल्फ़ा। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस का अल्फ़ा। अगर इस वैल्यू को आप अल्फ़ा कहते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगी पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा पाई माइनस का अल्फ़ा। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारे पास इस तरीके से होगी, और ये वैल्यू अगर हम यहाँ से अल्फ़ा निकालते हैं तो ये अगर हम इस एंगल को यहाँ से देखें तो ये जो एंगल हमारे पास निकल करके आएगा तो ये क्या होगा, ये देखिए अगर यहाँ पर है तो माइनस में आएगा, और ये यहाँ देखें ये अगर अल्फ़ा तो ये पाई माइनस अल्फ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख रहे हैं इसलिए कैसा होगा पाई माइनस अल्फ़ा काय का होगा माइनस का होगा। ठीक है ना, ये देखिए ये पूरा अल्फ़ा है ये पूरा पाई है, तो जब आप अल्फ़ा से पाई को माइनस करेंगे तो ये एंगल तो पाई माइनस अल्फ़ा आएगा, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या होगा माइनस का पाई माइनस अल्फ़ा। इसका मतलब अगर और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होती है, यहाँ पर जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है दोनों नेगेटिव होती हैं, इसका मतलब x भी लेस दैन 0 होता है और y भी लेस दैन 0 होता है। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी हमारे पास, उसमें जो थीटा की वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू कैसी होगी माइनस का पाई माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेंट कैसा है फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू है तो यहाँ से आर्गूमेंट z यानी थीटा क्या होगा, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू इस तरीके से होगी। तो अगर आप ये वैल्यू को निकालते हैं तो ये वैल्यू अगर अल्फ़ा लेके चल रहे हैं तो ये क्या हो गई, माइनस अल्फ़ा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है कैसी होती है, एक प्लस माइनस टाइप की होती है। इसका मतलब यक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और वाई की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का अल्फ़ा। आई होप आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गएंगे, आप इसको देख लीजिए। आगे हम इसको नेक्स्ट अगले टॉपिक को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये आपके पास इस तरह से वैल्यू निकल कर आएंगे। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। आप जब भी आपके पास ये आर्गूमेंट जेड निकालते हैं और मॉडुलस तो आपके पास सीधे से निकल आएगा, और आर्गूमेंट जेड निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन को निकालने का। और पोलर फॉर्म में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो ये तो देखो बात हो गई, हमारे पास मॉडुलस की बात हो गई, आर्गूमेंट जेड की बात हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं प्लस प्लस माइनस प्लस। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं, तो वो जो कोऑर्डिनेट बन के निकल के आते हैं वो कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर से जो हम वैल्यू निकालते हैं इमेजरी पार्ट और रियल पार्ट की, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास कोई वैल्यू है, देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सपोज़ करें हमारे पास कोई वैल्यू है z = x + i y, ये हमारे पास वैल्यू है। अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से निकालना हो, ऑर्डर्ड पेयर अगर हमें यहाँ से बनाने हैं तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे रियल पार्ट और कामा क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपके पास क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, रियल पार्ट और कामा करके क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट। या फिर अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बना सकते हैं। और इसी ऑर्डर्ड पेयर से हम क्या पता लगा लेते हैं कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। तो सपोज दैट हमारे पास अगर वैल्यू है -3 + 2i, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, -3, 2। फिर अगर हमारे पास कोई वैल्यू है -2 - 5i है, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनेगा वो कितना बनेगा, -2, -5। और अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस प्लस हमारे पास है, तो आप देख सकते हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमारे पास यहाँ पर प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, माइनस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस माइनस होते हैं और ये प्लस माइनस होता है। तो ये देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा लेते हैं। अगर हम बात करें 5 + 6i की बात करें तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 5, 6, और ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम बात करें 5 - 7i की बात करें तो ये हो जाएगा 5, -7 हो जाएगा, और ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं और इन ऑर्डर्ड पेयर से आप ये पता लगाते हैं किस क्वाड्रेंट में है। और एट लास्ट जब हम वहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो इसी तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बना करके हम ये चेक करते हैं कि वो आपका कौन से आर्गेंट प्लेन में लाई कर रहा है। देखिए ये प्लेन जो कहलाता है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन कहलाते हैं। ठीक है ना, जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, आर्गेंट प्लेन कहलाएंगे या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाएंगे। तो चलिए ये टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उसको हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है आर्गूमेंट जेड की, वहाँ पे जो हमने थीटा निकाला था, थीटा आपके बहुत सारी वैल्यू कंटेन करता है। हमने केवल एक्यूट एंगल को अल्फा लिया था और एक्यूट एंगल ही निकाला था। ठीक है, तो वहाँ पर थीटा बहुत सारे मानों को आपके पास कंसिडर करता है। तो हमारे पास जो आर्गूमेंट जेड की प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ये भी आप जान लीजिए नोट में। ठीक है, नोट में आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो आपके पास -π से π के बीच में लाई करती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि आर्गूमेंट जेड की जो हमारे पास वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, वो किसके बीच लाई करती है, -π से इंक्लूडिंग π। ठीक है, तो -π से π के बीच में लाई करती है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो आगे के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।